हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपीटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट 2016। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जनरल नॉलेज के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 75 क्वेश्चन देखेंगे टर्नर ट्रेड के, जो सन 2016 में आए थे। और इसके हिसाब से अपना अभी भी तैयारी करना चालू कर दीजिए। कैसे तैयारी करना है, तो इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि सन 2016 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम देखेंगे टॉपिक चेंज हो जाएगा। टॉपिक चेंज होने के बाद अपना टर्नर ट्रेड का क्वेश्चन और आंसर आना चालू हो जाएगा। मतलब टोटल जो क्वेश्चन आंसर आते हैं 1 से लेके 100 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहते हैं और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के रहते हैं। तो आपको दोनों को अच्छे से तैयारी करके जाना है। और इस एमपीटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का जो इस बार वैकेंसी आ रहा है, टेंटेटिव डेट आपका सितंबर 2022 में दिखा रहा है, तो उसमें अपना तैयारी करके एक सीट अपने नाम करना है। ठीक है दोस्तों, तो समय ना ज़्यादा गंवाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप टॉपिक देख सकते हैं, टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड का प्रश्न कैसे कैसे आए थे वो सारा हम यहाँ दिखाएंगे 1 से लेकर 75। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दोस्तों आपके सामने दिया हुआ देख सकते हैं। एक ब्लाइंड होल में थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टैप है। मतलब जो ब्लाइंड होल है उसमें थ्रेड काटना है, कटिंग करना है, थ्रेड काटना है, तो उसके लिए कौन सा टैप यूज करेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिया है। ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट टैप, ऑप्शन बी दिया है बॉटमिंग टैप, ऑप्शन सी दिया है सेकंड टैप, ऑप्शन डी दिया है मशीन टैप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटमिंग टैप। यानी यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर बॉटमिंग टैप, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट की BIS यानी BIS प्रणाली में सहायता की ग्रेड को अंक संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है और खाली स्थान है। तो आपको इसमें जो टॉलरेंस होती है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रणाली में, लिमिट के ग्रेड का टॉलरेंस कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। ऑप्शन ए 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस, ऑप्शन बी दिया है 16 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस, ऑप्शन सी दिया है 14 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस, ऑप्शन डी दिया है 20 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें और तैयार रखें। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि G02 फंक्शन का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी दिया है सर्कुलर मोशन काउंटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी दिया है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी दिया है स्पिंडल रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इधर आपका इंग्लिश दिया हुआ है, इधर आपका हिंदी दिया है, तो जो आपको सूटेबल लगे वो आपको इसमें करेक्ट करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ करेक्ट आंसर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, तो सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज यानी वृत्तीय गति दक्षिणावृत्त, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कैप्स्टोन लेथ पर नहीं किया जा सकता है। लेथ भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो इसमें आपसे स्पेशली एक लेथ के बारे में पूछा गया है। कैप्स्टोन लेथ जो होता है उस पर कौन सा काम नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है टूल की चौड़ाई से अधिक लंबाई के लिए अंडर कटिंग, ऑप्शन बी दिया है नर्लिंग, ऑप्शन सी दिया है केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग, ऑप्शन डी दिया है स्टेप की बोरिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग। ओके दोस्तों, केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है दोस्तों, कि आंतरिक थ्रेड का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल का क्या नाम है। जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको आंतरिक यानी अंदर में चूड़ी काटने के लिए आप कौन से टूल्स का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है ड्रिल, ऑप्शन बी दिया है टैप, ऑप्शन सी दिया है डाई, ऑप्शन डी दिया है रिमर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टैप।
यानी अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए अपन टैपिंग का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ दोस्तों, देख सकते हैं। निम्न में से किस भाग की सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होगी? ऑप्शन ए सैडल की, ऑप्शन बी फीड रॉड की, ऑप्शन सी आर्बर की, ऑप्शन डी लीड स्क्रू की। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीड स्क्रू। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 के बाद आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है दोस्तों कि टूल मेकर का बॉटम खाली स्थान से बना होता है। जो टूल मेकर होता है उसका बॉटम किससे बना होता है? नीचे वाला हिस्सा। तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी कठोरीकृत स्टील यानी हार्डनेट स्टील। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कठोरीकृत स्टील यानी हार्डनेट स्टील, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 के बाद आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया दोस्तों कि लेथ फेस प्लेट वर्क के दौरान भार के संतुलन के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लेड धातु खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए मोस्ट डक्टिलिटी यानी सर्वाधिक लचीली, ऑप्शन बी हैविस्टी यानी सर्वाधिक भारी, ऑप्शन सी सर्वाधिक दृढ़ यानी थॉटनिस्ट, ऑप्शन डी मोस्ट इलास्टिक यानी सर्वाधिक प्रत्यास्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक भारी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हैवेस्ट यानी सर्वाधिक भारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 के बाद आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। हाइपोयूटेक का टाइड स्टील वह है जिसमें खाली स्थान पाया जाता है। यानी हाइपोयूकेटाइड टाइड स्टील वह है जिसमें खाली स्थान पाया जाता है। तो ऑप्शन ए 0.8% तक कार्बन, ऑप्शन बी केवल 0.8% कार्बन, ऑप्शन सी 0.8% से 2.1% तक कार्बन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, यानी 0.8% तक कार्बन पाया जाता है इसके बीच में। ओके दोस्तों, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं कि लिमिट्स की BIS प्रणाली में सहिष्णुता यानी टॉलरेंस के ग्रेड 18 ग्रेड हैं जो छिद्र तथा शाफ्ट दोनों के लिए अंक चिन्हों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। निम्न में से कौन से रेंज गेज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो ऑप्शन ए 1 से लेकर 4, ऑप्शन बी 5 से लेकर 8, ऑप्शन सी 12 से लेकर 16, ऑप्शन डी 8 से लेकर 12। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 4। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 के बाद आता है प्रश्न नंबर 12 कि बेवल गेज कोनों का मापन खाली स्थान कर सकते हैं। यानी बेवल गेज कोनों का माप खाली स्थान कर सकता है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली, ऑप्शन सी क्लोजली यानी निकटता से, ऑप्शन डी परिशुद्धता से यानी एक्यूरेटली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 के बाद आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था सन 2016 के MPTO ट्रेनिंग ऑफिसर के क्वेश्चन में। तो ये पूछा गया था, ये एक यंत्र जिसमें ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर सभी की विशेषताएं होती है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए रहे हैं। पहला दिया मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है आपका एल स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है डेप्थ गेज माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी दिया है कॉम्बिनेशन सेट। तो इस चारों में से आपको एक बताना है जिसमें ये ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर की विशेषता पाई जाती है। तो दोस्तों आप अगर स्टडी किए होंगे तो आपको मालूम होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन सेट। थोड़ा सा नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों, कॉम्बिनेशन सेट, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 के बाद आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया टाइप बी के सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग पोर्शन के अंतर्गत कोण जिसे सेंटर होल की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है होता है कितने डिग्री का एंगल होता है? 75 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, यानी ऑप्शन
डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 के बाद आता प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है यहाँ पर कि मशीन टी बोल्ट को संक्षारण से सुरक्षित रखना जरूरी है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त सतह उपचार हैं। ऑप्शन ए ब्लैंकिंग, ऑप्शन बी दिया है पॉलिशिंग, ऑप्शन सी दिया है पेंटिंग, ऑप्शन डी दिया है इनेमलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैंकिंग, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 के बाद आता प्रश्न नंबर 15 कि कॉपीइंग लेथ का उपयोग खाली स्थान वर्कपीस के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आइडेंटिकल फ्लैट, ऑप्शन बी आइडेंटिकल स्क्वायर, ऑप्शन सी आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी आइडेंटिकल स्ट्रिप्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल्स, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 के बाद आता 15 के बाद 15 नंबर 16 दिया है क्वेश्चन कि निम्न में से निम्न कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया संगठक पर पैमाना रहित सतह का निर्माण करती है? तो ऑप्शन ए इंडक्शन हार्डनिंग, ऑप्शन बी फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन सी नाइट्राइडिंग, ऑप्शन डी केस हार्डनिंग। तो दोस्तों ये टेम्परेचर यानी उसमें उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हीट ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अभी आपको हीट ट्रीटमेंट से इसमें बताना है कि प्रक्रिया संगठन के पैमाने पर रहित सतह का निर्माण करती है। तो ऑप्शन कौन सा क्लिक करना है आपको? तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखेंगे तो इंडक्शन हार्डनिंग, यानी ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 के बाद आता प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपसे यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि खांचा काटते समय धातु अंत के निकट संपीड़कों के रूप में टूटने की ओर प्रवृत्त होती हैं, इसे खाली स्थान के द्वारा टाला जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है छेनी के झुकाव के कोण में कमी, ऑप्शन बी दिया है अच्छे कटिंग ऑयल के उपयोग, ऑप्शन सी दिया है भारी प्रवाहकों के साथ चिपिंग, ऑप्शन डी दिया है विपरीत साइडों से अंतिम भाग की चिपिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ नीचे देखेंगे तो दिया हुआ है विपरीत साइड से अंतिम भाग की चिपिंग, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 के बाद आता प्रश्न नंबर 18। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि टेपर टर्निंग की विधियों में से एक टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग है, टेल स्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट होता है? तो ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी स्पिंडल, ऑप्शन सी बेस, ऑप्शन डी होल यूनिट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी हो जाएगा। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी हो जाएगा। ऑफसेट भाग किस पे रहता है? तो बॉडी पे रहता है, यानी ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा। हम समय ना गंवाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं कि समय ज़्यादा ना लगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 के बाद आता है प्रश्न नंबर 19 कि खराद पर मल्टी स्टार्टर थ्रेड की कटिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चेजर्स, ऑप्शन बी डाई हेड, ऑप्शन सी फ्लोवर्स रेस्ट, ऑप्शन डी स्लिप्ड डाई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंजर्स, यानी चेजर्स। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 के बाद आता प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका यहाँ पूछा गया है तापमान से रिलेशन क्वेश्चन, यानी तापमान में वृद्धि होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले टूटेगा? ऑप्शन ए सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ब्रोजिंग, ऑप्शन सी वेल्डिंग, ऑप्शन डी रिविटिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक तापमान करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो कौन पहले टूटेगा था? आप लोग को मालूम होगा कि वेल्डिंग नहीं टूट सकता जल्दी, ब्रोजिंग भी नहीं टूटेगा, रिविटिंग तो किया हुआ रहता है। ओके दोस्तों, इससे टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होते हैं वो जल्दी टूटेगा, यानी ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 के बाद आता है प्रश्न नंबर 21। वह स्क्रू थ्रेड जो पावर पारेषित करता है तथा इसका पृष्ठ दीर्घ एक्सिस से लगभग समकोण पर होता है। ऑप्शन ए विथवर्थ, ऑप्शन बी नकल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी राउंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी
स्क्रू थ्रेड, यहाँ आप क्वेश्चन ही पढ़ सकते हैं, स्क्रू थ्रेड पावर प्रस्तुत करता है तो स्क्वायर यानी 90 डिग्री का एंगल प्लस 45 डिग्री का एंगल, ये दो एंगलों में बनेगा आपका स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपका दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि लेथ पर विशिष्ट कार्य करने के लिए स्पिंडल स्लीव को स्पिंडल नोच पर असेंबल किया जाना है। इस स्लीव में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोर्स टेपर, ऑप्शन बी एक्सटर्नल जर्नो टेपर एंड इंटरनल मोर्स टेपर, ऑप्शन सी दिया है एक्सटर्नल मोर्स टेपर एंड इंटरनल जर्नो टेपर, ऑप्शन डी दिया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जर्नो टेपर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेपर वाला अगर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोर्स टेपर। ओके दोस्तों, एक्सटर्नल और इंटरनल मोर्स टेपर यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 के बाद आता है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मशीनिंग टाइम ज्ञात करें, यानी आपका एक मैथमेटिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि मशीनिंग टाइम ज्ञात करना है, जहाँ लंबाई आपका 350 मिलीमीटर है और एन आपका 637 RPM है और फीड आपका 0.05 mm प्रति रिवर्स तथा कटिंग स्पीड आपका 130 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ ऑप्शन आपका, इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगाएंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी मशीन कटिंग ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फार्मूले को भी अपना टर्नल ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं वो याद करके जाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप देख सकते हैं 8.78 मिनट है। ऑप्शन बी दिया है 12.98 मिनट, ऑप्शन सी दिया है 14.98 मिनट, ऑप्शन डी दिया है 10.98 मिनट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10.98 मिनट, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 10.98 मिनट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 के बाद आता है प्रश्न नंबर 24 कि वह जॉब सपोर्टिंग डिवाइस जो कैरिज के पिछले सिरे पर बोल्ट द्वारा कसी जाती है तथा मशीन ऑपरेशन के दौरान साथ में चलती है कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया एंगल प्लेट, ऑप्शन बी दिया फिक्स्ड स्टडी रेस्ट, ऑप्शन बी सी दिया है फ्लोवर रेस्ट, ऑप्शन डी दिया है कंपाउंड रेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोवर रेस्ट। लेथ मशीन में ये आपका फ्लोवर रेस्ट और स्टडी रेस्ट जो होता है आगे राइट हैंड में आप लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, आप देखे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोवर रेस्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 के बाद आता है प्रश्न नंबर 25 कि नंबर 10 को छोड़कर BS1 से BS18 तक ब्राउन तथा सर्पो टेपर का टेपर अनुपात होता है। ऑप्शन ए 1 इंच प्रति 15 इंच। ठीक है दोस्तों, 1 इंच पर 18 इंच। ऑप्शन सी दिया है 1 इंच पर 20 इंच। ऑप्शन डी दिया 1 इंच पर 24 इंच। ओके दोस्तों, यानी प्रति 15 इंच 1 इंच। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इंच पर 24 इंच, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, 1 इंच पर 24 इंच दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 25 के बाद आता है प्रश्न नंबर 26 कि आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक क्या होता है। देखिए, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक, ये अल्पतमांक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से टेक्निकल जो भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वो उनको ये अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट हमको मालूम होना जरूरी है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, बाकी और बताते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 1 मिनट, ऑप्शन बी दिया है 5 मिनट, ऑप्शन सी दिया है 1 डिग्री यानी 1 अंश, ऑप्शन डी दिया है 5 डिग्री 5 अंश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिनट।
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट होता है, वो 5 मिनट होता है। ओके दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपका 5 मिनट होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है उसका 0.02 mm होता है, और माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है 0.01 mm होता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, और ये क्वेश्चन आता है चाहे किसी भी ट्रेड में हो। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 26 के बाद प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपसे यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से किस स्क्रू थ्रेड फॉर्म में थ्रेड के पार्श्व के मध्य 29 डिग्री का अंतर्वृष्ट कोण होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इसमें एंगल बताना है। तो ऑप्शन ए स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो आपको हम बताएंगे। उसके बाद दिया बटरस थ्रेड, उसके बाद दिया आपका ऑप्शन सी नकल थ्रेड, और ऑप्शन डी दिया एक्मी थ्रेड। तो दोस्तों आप सबको इसका हम एंगल बता देते हैं कि स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, बटरस थ्रेड का आपका 45 डिग्री होता है, और आपका नकल थ्रेड का 0 डिग्री होता है, और एक्मी थ्रेड का 29 डिग्री होता है। ओके दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछा गया है किसका पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 डिग्री किसका एंगल मैंने बताया, एक्मी थ्रेड का। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्मी थ्रेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है आपका एक्मी थ्रेड, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 के बाद आता है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपका यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि निम्न में से किस एब्रेविएशन संक्षिप्त रूप का उपयोग एक एक्मी थ्रेड को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए M60, ऑप्शन बी RD20/1/8, ऑप्शन सी दिया है S48/8, ऑप्शन डी दिया है TR60/9। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TR60/9, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 के बाद प्रश्न नंबर 29 दिया है आपके सामने कि खाली स्थान में जिग का उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था सन 2016 में कि जिग का उपयोग नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक ड्रिलिंग, पहला दिया ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी दिया रिमिंग, ऑप्शन सी दिया है टैपिंग, और ऑप्शन डी दिया है मिलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिग का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, तो मिलिंग में नहीं होता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी टैपिंग में भी जिग का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, और रिमिंग में भी जिग का प्रयोग किया जाता है, और ड्रिलिंग में भी जिग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 के बाद आता है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आप देखेंगे क्या बोलता है क्वेश्चन, कैसे हैंड रीमर मशीन रीमर से भिन्न होता है। जो हैंड रीमर होता है वो मशीन रीमर से भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए दिया आपका कटिंग एजेस के असमान अंतराल, ऑप्शन बी दिया है कटिंग एजेस की अधिक संख्या, ऑप्शन सी दिया है कटिंग एजेस की कम संख्या, ऑप्शन डी दिया है कटिंग एज के लिए अधिक लंबी बेबल लीड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कटिंग एज के लिए अधिक लंबी बेबल लीड। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 के बाद आता है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या दिया हुआ है कि हाई स्पीड स्टील में मिश्रित अवयवों का सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला अनुपात होता है। तो ये अनुपात वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। तो हाई स्पीड स्टील में, यानी हाई स्पीड स्टील में जो अनुपात होते हैं निकिल क्रोमियम स्टील वैनेडियम का कितने परसेंटेज होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी दिया 18% क्रोमियम और 4% कोबाल्ट और 1% टंगस्टन। ऑप्शन सी दिया है 18% कोबाल्ट, 4% टंगस्टन और 1% क्रोमियम। ऑप्शन डी दिया है 18% वेनेडियम, 4% कार्बन और 1% कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि निकिल टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम का जो मिश्रित अवयव होते हैं किस में होते हैं, तो हाई स्पीड स्टील में होता है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने क्या पूछा गया है, तो माइक्रोमीटर के फ्रेम पर
रेंज पूछा गया है, 0 से लेकर 25 का रेंज का क्या अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है रेफरेंस टेम्परेचर इज 25 डिग्री, इन संदर्भ तापमान 25 डिग्री है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका स्पिंडल, द एक्यूरेसी ऑफ द स्पिंडल पिच इज विथिन द लिमिट ऑफ 25 म्यू एम, यानी स्पिंडल पिच की परिशुद्धता 25 म्यू एम के भीतर होती है। यानी और ऑप्शन सी दिया आपके सामने कि मेजरिंग रेंज ऑफ 0 से 25 mm। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका मेजरिंग रेंज जो दिया हुआ है 0 से लेकर 25 mm होता है। और ऑप्शन सी आपका दिया हुआ था कि मापन परिशुद्धता की गारंटी केवल 25 N तक मापन दाब के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो माइक्रोमीटर का ये रेंज दिखा रहा है आपका 0 से 25 mm 25 रहता है, फिर 25 से 50 रहता है, फिर 50 से 75 रहता है, फिर 75 से 100। इस तरह में 25-25 का जो रेंज बनता है ये माइक्रोमीटर में बनता है। 0 से लेके 25, 25 से 50, 50 से लेके 75 के बीच में, 75 से लेके 100 के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ थोड़ा देखेंगे कि पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि न्यूनतम सीमा तथा मूल आधार के आकार के मध्य बीजीय अंतर कहलाता है। ऑप्शन है अपर डिवीजन, ऑप्शन बी लोअर डिवीजन, ऑप्शन सी फंडामेंटल डिवीजन, ऑप्शन डी एक्चुअल डिवीजन यानी वास्तविक विचलन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निचला विचलन यानी लोअर डिवीजन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 के बाद प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया दोस्तों यहाँ पे जिग का वह प्रकार जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है कहलाता है, खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिग का वह प्रकार जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है तो कहलाता है। तो ऑप्शन ए दिया है प्लेट जिग, ऑप्शन बी दिया है बॉक्स जिग, ऑप्शन सी दिया है पोस्ट जिग, ऑप्शन डी दिया है लैच जिग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेट जिग, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 के बाद प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग सामान्य रूप से कोण के मापन के संदर्भ आधार के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए ब्लेड होता है, ऑप्शन बी स्टॉक होता है, ऑप्शन सी डिस्क होता है, ऑप्शन डी मेन स्केल होता है। दोस्तों जो आप बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखे होंगे तो उनको मालूम होगा कि कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या नाम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन पूछा गया था, कौन किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर किससे, स्टॉक। ठीक है दोस्तों, यहाँ आंसर क्या दिया होगा, तो आंसर आपका करेक्ट आंसर स्टॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन मापना है तो डिस्क से माप लेंगे, नहीं, स्टॉक जो होता है उससे मापा जाता है। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 के बाद प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आप देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों कि जैसे जैसे कटिंग स्पीड में वृद्धि होती है खाली स्थान, ऑप्शन ए वर्क पीस को अधिक ऊष्मा पारेक्षित होती है तथा टूल को कम ऊष्मा पारेक्षित होती है, ऑप्शन बी चिप द्वारा अधिक ऊष्मा दूर ले जाई जाती है तथा टूल को कम ऊष्मा पारेक्षित होती है, ऑप्शन सी चिप तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारेक्षित होती है, ऑप्शन डी वर्क पीस तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारेक्षित होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्क पीस तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारेक्षित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। वर्क पीस तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारेक्षित होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 के बाद प्रश्न नंबर 37। ये आपका संकेत दिया हुआ है दोस्तों, संकेत आपको पहचानना है। संकेत के बारे में आप यानी सिंबल के बारे में नॉलेज जरूर रखेंगे। ओके दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं 37 का कि रफनेस ग्रेड नंबर N1 से N12 को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है तथा उपयोग में आने वाले चिन्हों के रूप में निरूपित किया जाता है।
निम्न में से कौन सा चिन्ह सूक्ष्म सतह का संकेत है, यानी क्वेश्चन आपका ये हो रहा है। ठीक है, निम्न कौन सा शून्य चिन्ह सूक्ष्म सतह के लिए संकेतक है। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए ये राइट, ये साइन दिया हुआ है आपका। ऑप्शन बी दिया है 3 त्रिभुज उल्टा वाला, आप उल्टा वाला बनाओगे। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे ऐसे करके ये पूरा अंदर भरा हुआ रहता है। ऑप्शन सी दिया है 4 त्रिभुज। ऑप्शन डी दिया है 2 त्रिभुज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सूक्ष्म सतहों का संकेतक है ऑप्शन सी, यानी 4 सतह 4 त्रिभुज रहते हैं, 4 ट्रायंगुलर टाइप के रहते हैं, उसको बोलते हैं अपना सूक्ष्म सतह का संकेतक, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 के बाद प्रश्न नंबर 38 कि स्लिप गेज के मेजरिंग फेसेस यानी मापन वाले पृष्ठ की सफाई के लिए निम्न सफाई के लिए खाली स्थान तरल का उपयोग किया जाता है। यानी स्लिप गेज का जो मेजरिंग फेस होता है उसको सफाई करने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तरल पदार्थ का, वो आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है कैरोसिन, ऑप्शन सी दिया है कार्बन टेट्राक्लोरोफिल, ऑप्शन डी दिया है विलय तेल यानी सेल्युबल ऑयल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके दोस्तों, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यही बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो एक प्रश्न से 2 आंसर निकल गए, यानी स्लिप गेज को भी सफाई किया जाता है मेजरिंग का, और बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 आपके सामने दिया है दोस्तों, वह आकार जिसके आधार पर विमीय विचलन दिए जाते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए एक्चुअल साइज आकार यानी वास्तविक आकार, ऑप्शन बी बेसिक साइज यानी मूल आकार, ऑप्शन सी मिनिमम लिमिट ऑफ साइज यानी आकार की न्यूनतम सीमा, ऑप्शन डी आकार की अधिकतम सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूल आकार यानी बेसिक साइज, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 के बाद आता है प्रश्न नंबर 40 कि BSW थ्रेड का कोण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, BSW थ्रेड का कोण कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 29 डिग्री। एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री आपका। बटरस थ्रेड का होता है 55 डिग्री, और ऑप्शन डी दिया है 60 डिग्री। तो ये चारों डिग्री का कोण दिया है, इसमें आपको BSW थ्रेड का एंगल बताना है। तो BSW थ्रेड का एंगल कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे आप देखेंगे 55 डिग्री का एंगल होता है। BSW का फुल फॉर्म आपको पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आप एंगल याद कर सकते हैं। तो एंगल वाला क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये 55 डिग्री इसका एंगल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों BSW का जो फुल फॉर्म होता है आपको हम बता देते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, या इसका एंगल होता है 55 डिग्री। ओके दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं 41 नंबर प्रश्न का। 41 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ आपका, ग्रूविंग या रिलीफ प्रदान करने के लिए जॉब खाली स्थान के साथ घुमाया जाता है। ऑप्शन ए मीडियम यानी मध्यम गति, ऑप्शन बी लो स्पीड यानी निम्न गति, ऑप्शन सी हाई स्पीड, ऑप्शन डी वेरी हाई स्पीड यानी अत्यधिक उच्च गति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न गति, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी लो स्पीड पर चलाया जाता है। जॉब को घुमाने के लिए लो स्पीड पर घुमाया जाता है, जॉब को लो स्पीड पर घुमाया जाता है। ओके दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निम्न गति यानी लो स्पीड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, टर्निंग टूल के शब्द क्रेटर बियर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए प्राइमरी कटिंग एज का कुंडित होना, ऑप्शन बी कटिंग पृष्ठ पर गुहा होना, ऑप्शन सी कटिंग पॉइंट का कुंडित होना, ऑप्शन डी कम साइड क्लियरेंस का कारण होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग पृष्ठ पर गुहा होना, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको एक एक क्वेश्चन का हम अच्छे से समझा रहे हैं कि आपका जो सन 2016 में आए थे क्वेश्चन आंसर MPTO ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो आप इस प्रकार से अपना अभी से भी तैयारी करना चालू कर देंगे। टेंटेटिव डेट मैंने पहले ही बता चुका है कि सितंबर 2022 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के साइट पर दिखा रहा है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे और आप तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 43 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक लेथ मशीन द्वारा तल को समतल बनाया जा सकता है यदि कटिंग टूल खाली स्थान गति करे। ऑप्शन ए, वर्कपीस के घूर्णन की धुरी को समानांतर। ऑप्शन बी दिया है आपका वर्कपीस के घूर्णन की धुरी के क्षैतिज। ऑप्शन सी दिया है 45 डिग्री कोण पर। ऑप्शन डी दिया आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दोज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्कपीस के घूर्णन के धुरी के क्षैतिज। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 के बाद आता है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए, फिटर ट्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पतले चोंगे के आरी ब्लेड से कटिंग काटने के लिए ब्लेड की सर्वाधिक उपयुक्त पिच होती है। ठीक है दोस्तों, यानी फॉर हैक्साइंग थिंग ट्यूब द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द ब्लेड, यानी आपको ब्लेड का साइज बताना है एक पतले ट्यूब को काटने के लिए। तो ऑप्शन ए दिया है 1.8 mm, ऑप्शन बी दिया है 1.4 mm, ऑप्शन सी दिया है 1.0 mm, ऑप्शन डी दिया है 0.8 mm। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 mm। यानी देखिए टर्नर ट्रेड में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, फिटर में भी आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कटिंग ब्लेड जो है आपका हेक्सा ब्लेड का, उसका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी ट्रेडों में, तो आप इसकी भी तैयारी करके जाएं। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्राइट थ्रेड के मापन के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नो गो छोर के एनविल्स यानी निहाई खाली स्थान के रूप में होते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है कि छोर की अपेक्षा थ्रेड संक्षिप्त तथा कम संख्या। ऑप्शन बी दिया है शार्प एट क्रेस्ट एंड रूट, यानी शीर्ष तथा तली पर नुकीले। ऑप्शन बी दिया है राउंडेड ऑफ एट क्रेस्ट एंड रूट, शीर्ष तथा तली पर गोल। ऑप्शन डी दिया फुल फॉर्म एंड लेस नंबर ऑफ थ्रेड देन द गो एंड प्रति गो, यानी छोर की अपेक्षा पूर्ण स्वरूप तथा कम संख्या। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी आपका दिया है फुल फॉर्म, सॉरी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टर्नकेट एंड लेस नंबर ऑफ थ्रेड देन द गो एंड प्रति गो, यानी छोर की अपेक्षा थ्रेड संक्षिप्त तथा कम संख्या। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका इसका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर से आपको यहाँ मालूम चल गया कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक लेथ में 10 mm व्यास वाले ड्रिल चक में रखे स्ट्रेट शंख ड्रिल के उपयोग द्वारा एक छिद्र ड्रिल किया गया। कुछ समय बाद यह वक्र के समानांतर घूमता है। इस विकृति के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य कारण है। ऑप्शन ए सेंटर्स नॉट अलाइंग, यानी केंद्रों का संरेखित ना होना। ऑप्शन बी फीडिंग बाई टेल स्टॉक हैंड व्हील इज टू स्लो, यानी टेल स्टॉक हैंड व्हील द्वारा स्पीड बहुत धीमी होना। ऑप्शन सी दिया आपका चिप्स का अवरोधित होना। ऑप्शन डी दिया है स्पॉटिंग एट द सेंटर इज नॉट डन, यानी केंद्रों पर स्पॉटिंग ना किया जाना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चिप्स गेटिंग क्लोजेड, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 के बाद प्रश्न नंबर 47।
प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या दिया, हाफ नोट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, यानी इंग्लिश में दिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द हाफ नोट। ओके दोस्तों, हाफ नोट के लिए कौन सा संदर्भ सही है, तो आपको ऑप्शन ए दिया है, इट इज ए डिस्टेबल पार्ट ऑफ द सैडल। दूसरा दिया है आपका यह सैडल का डिटैचेबल यानी वियोज्य अलग हो सकने वाला अंग होता है। ऑप्शन बी दिया, इट इज़ एन इलीगल इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सैडल, यह सैडल का इंट्रीगल अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन सी दिया है आपका, इट इज ए डिटैचेबल पार्ट ऑफ द एप्रॉन, यह एप्रॉन का डिटैचेबल अंग होता है। ऑप्शन डी दिया है, नॉन ऑफ एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये एप्रॉन का डिटैचेबल अंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इट इज ए डिटैचेबल पार्ट ऑफ द एप्रॉन, यह एप्रॉन का डिटैचेबल अंग होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 के बाद आता है प्रश्न नंबर 48 कि द फंक्शन ऑफ स्टडी रेस्ट इज लेथ मशीन इज, यानी लेथ मशीन में स्टडी रेस्ट का कार्य होता है। ओके दोस्तों, मतलब लेथ मशीन में स्टडी रेस्ट का काम क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, टू प्रिवेंटिंग वेंडिंग ऑफ लॉन्ग शाफ्ट ड्यू टू कटिंग फोर्स, यानी कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को मुड़ने से रोकना है। जो अगर लंबी शाफ्ट हो उसको में कटिंग करना है या कोई ऑपरेशन करना है तो उसको मुड़ने से रोकने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है, टू अवॉइड लोड ऑन द लेथ सेंटर व्हील टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट, यानी लंबी शाफ्ट की टर्निंग के समय लेथ सेंटरों पर भार आने से रोकना। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिया आपके सामने ऑप्शन सी दिया है, टू रिड्यूस द लोड ऑन द कटिंग टूल व्हील टर्नेड, यानी टर्निंग के समय कटिंग टूल पर भार में कमी करना। और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका, टू इंश्योर टू टर्न एट हाइयर कटिंग स्पीड, यानी उच्च कटिंग स्पीड पर टर्न सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाफ्ट को मोड़ने से रोकना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज का राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को मुड़ने से रोकना, यानी कोई लंबी शाफ्ट है उस पर कोई ऑपरेशन करना है, जैसे शाफ्ट को अपन क्या बनाएंगे, उस पर कोई कटिंग करना है, कटिंग करने के लिए उसको सीधा रखेंगे लेथ मशीन पे, तो लेथ मशीन पे जैसे हम सीधा रखेंगे तो इसके लिए कोई वो चाहिए स्टडी रेस्ट, जिसको ये पीछे से भी उसको बेस यानी आधार दे के रोक के रखें, तो उसी को स्टडी रेस्ट कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो ये जो शाफ्ट है आपका, ये शाफ्ट आपका झूल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो इसको मुड़ने से रोकने के लिए ही स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों आप, कि निम्न में से कौन सा सेंट्रल लेथ के कैरिज का भाग नहीं है। ऑप्शन ए टूल पोस्ट, ऑप्शन बी एप्रॉन, ऑप्शन सी कंपाउंड रेस्ट, ऑप्शन डी गियर बॉक्स कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गियर बॉक्स कंट्रोल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल लेथ का कैरिज का कौन सा भाग नहीं है, तो गियर बॉक्स कंट्रोल नहीं है। बाकी आपका टूल पोस्ट भी है, एप्रॉन भी है और कंपाउंड रेस्ट भी है। ओके दोस्तों, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गियर बॉक्स कंट्रोल। आप लेथ मशीन अगर चलाए होंगे अच्छे से तो आपको मालूम होगा, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 49 के बाद आता है प्रश्न नंबर 50 कि यूनिवर्सल, पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं, द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज विच हेल्प्स टू ड्राउ पैरेलल लाइन अलॉन्ग ए डिटरमिन्ड एज इज द खाली स्थान है। और इंग्लिश में दिया, यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो आधार को के समानांतर एक रेखा खींचने में सहायक होता है कहलाता है। ऑप्शन ए रॉकर आर्म, ऑप्शन बी स्नैग, ऑप्शन सी 5 एडजस्टेबल स्क्रू, ऑप्शन डी गाइड पिंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाइड पिंस। जो गाइड पिंस होता है उसी को द्वारा
यूनिवर्सल सरफेस बेस का आधार को समानांतर खींचने के लिए गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 51 आपके सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों कि लिक्विड कार्बोराइजिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कार्बोराइजिंग साल्ट, यानी हीटेड साल्ट बाथ में तरल कार्बोराइजन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हीटेड साल्ट बाथ में तरल कार्बोरन किया जाता है, निम्न में से क्या कार्बोरन लवण नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम साइनाइड, ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट है वो तरल पदार्थ। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 के बाद आता है प्रश्न नंबर 52। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया है आपका 52 नंबर कि फार्मूला टू डिटरमाइन द विथ ऑफ द क्रेस्ट इन द एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का जो एंगल आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर दिया वेयर एन नंबर ऑफ द थ्रेड पर इंच, यानी एक्मी थ्रेड में क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए करने का सूत्र है, जहाँ n बराबर प्रति इंच थ्रेड की संख्या है। तो ऑप्शन ए दिया आपका 0.3707/n, ऑप्शन बी दिया आपका 0.3707/n इंटू 0.0052, ऑप्शन सी दिया आपका 0.5/n और ऑप्शन डी दिया आपका 0.613/n। दोस्तों आपको एक्मी थ्रेड का जो एंगल है उसको ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला याद होगा, तो आप जरूर यहाँ 4 ऑप्शन देखेंगे तो बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.3707/n। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 के बाद आता है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि which one of the following statement indicate the principle follow in the turning tenor by offsetting the tail stalk। ओके दोस्तों, यानी इनमें से कौन सा तथ्य टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग द्वारा टेपर की टर्निंग में अपनाए जाने वाले सिद्धांत के संकेत हैं। तो ऑप्शन ए दिया वर्क एक्सेस को लेथ एक्सेस के संरेखण में रखा जाता है तथा टूल मूवमेंट लेथ एक्सेस के समानांतर होता है। ऑप्शन बी दिया आपका वर्क एक्सेस को लेथ एक्सिस की लाइन में रखा जाता है तथा टूल को लेथ एक्सेस के एक कोण पर चलने दिया जाता है। ऑप्शन सी दिया आपका कि वर्क एक्सिस को लेथ एक्सिस के संरेखण से बाहर रखने के लिए लाइव तथा डेड सेंटर्स को विपरीत दिशाओं में चलाया जाता है। और ऑप्शन डी दिया आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी देख सकते हैं दोस्तों कि वर्क एक्सेस को लेथ एक्सेस के संरेखण से बाहर रखा जाता है तथा टूल को लेथ एक्सेस के एक कोण पर चलाने दिया जाता है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है किसके लिए, तो ऑफसेटिंग टेल स्टॉक के ऑफसेटिंग द्वारा टेपर के टर्निंग अपनाए जाने वाले सिद्धांत के बारे में। तो चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे, देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है। वर्क एक्सेस को लेथ एक्सिस के संरेखण में रखा जाता तथा टूल मूवमेंट लेथ एक्सेस के समानांतर होता है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। टेल स्टॉक जो होता है वर्क एक्सेस को लेथ एक्सेस के संरेखण में रखा जाता तथा टूल मूवमेंट तथा लेथ एक्सेस के समानांतर होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 के बाद आता है प्रश्न नंबर 54 कि निम्न में से किस प्रकार का सेंटर अन्य की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ऑप्शन ए टिप्स
टिप्टेड सेंटर, ऑप्शन बी बॉल सेंटर, ऑप्शन सी हाफ सेंटर, ऑप्शन डी रिवॉल्विंग सेंटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवॉल्विंग सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 54 के बाद आता है प्रश्न नंबर 55 कि साइन बार की बॉडी पर सामान्य दूरी पर छिद्र ड्रिल किए गए हैं, इन छिद्रों का प्रमुख उद्देश्य खाली स्थान है। ऑप्शन ए साइन बार के भार में कमी करना, ऑप्शन बी साइन का आसान रख रखाव करना, ऑप्शन डी एड अप साइन बार के दिखावट में सुधार करना, ऑप्शन डी शीर्ष सतह के विरूपण को रोकना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन बार के बार में कमी करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, रिड्यूस द वेट ऑफ द साइन बार, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56 के बाद आता है प्रश्न नंबर 56 आपके सामने है कि लोहे से पिग आयरन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली भट्टी कौन सा होगा, यानी लोहे का जो पिग आयरन बनता है वो कौन सा भट्टी में बनता है। तो ऑप्शन ए दिया है ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी, कोपला फर्नेस यानी कोपला भट्टी, ऑप्शन सी दिया है पडलिंग फर्नेस, और ऑप्शन डी दिया है क्रूसिबल भट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलटनी भट्टी यानी पुडलिंग भट्टी, ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं कि निम्न में से किस संहिता विवरण में 20 की अधिकतम बीमाएँ हैं, यानी अंग्रेजी में देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन हैज ए मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 20 ओके दोस्तों, इसमें 20 का डायमेंशन आपको सही बताना है। ऑप्शन ए दिया है 20 पावर में प्लस 0.2 और माइनस 0.3, और ऑप्शन बी दिया है 20 प्लस माइनस 0.2 ऑप्शन सी दिया है 20 प्लस 0 और नीचे माइनस 0.3, और ऑप्शन डी दिया है 20 माइनस 0.2 और माइनस 0.3। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 0 और माइनस 0.3। ओके दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर आपका देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 के बाद प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है कि द स्पेशल गियर ऑफ 127 teeth or 63 teeth that may be used to cut metric thread in a lathe having British lead screw is खाली स्थान, मतलब 127 दांत तथा या 63 दांत वाला विशिष्ट गियर जिसे लेथ में मैट्रिक थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तथा जिसमें ब्रिटिश लीड स्क्रू होता है, वह खाली स्थान है। तो ऑप्शन ए आइडियल गियर, ऑप्शन बी ट्रांसलेटिंग गियर, ऑप्शन सी चेंज गियर, ऑप्शन डी कंपाउंड गियर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेटिंग गियर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 दिया आपके सामने कि इन एम फंक्शन M03 मीन्स, यानी एम फंक्शन में M03 का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए स्पिंडल रोटेशन CW, स्पिंडल रोटेशन CW, ऑप्शन बी स्पिंडल रोटेशन CCW, ऑप्शन सी कूलेंट ऑन, ऑप्शन डी कूलेंट ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल रोटेशन CW। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। M03 का अर्थ क्या हो जाएगा, स्पिंडल रोटेशन CW, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 60 क्या दिया हुआ है कि उस सबसे छोटे परिमाप को क्या कहते हैं जिसे किसी भी पैमाने द्वारा एकदम सही मापा जा सकता है। ऑप्शन ए लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक, ऑप्शन बी स्मॉल काउंट, ऑप्शन सी डिवाइस काउंट, ऑप्शन डी पैरेलल काउंट्स। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि लिस्ट काउंट अल्पतमांक जो होता है उससे एकदम सही माप निकाला जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, लिस्ट काउंट यानी अभी हमने आपको बताया था 0.01 mm आपका होता है
माइक्रोमीटर का 0.02 mm होता है वर्नियर कैलिपर्स का, और 5 मिनट जो होता है वो आपका होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। ओके दोस्तों, तो ये अल्पतमांक आपको याद रखना है। और प्रश्न नंबर 60 के बाद आता है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 आपसे पूछा गया है कि ए लेथ विथ 4 स्टेप ऑन द कोन पुल्ली एंड विथ बैक गियर विल हैव खाली स्थान, यानी कोन पुल्ली पर 4 स्टेप तथा बैक गियर वाले लेथ में खाली स्थान होगा। ऑप्शन है 4 डायरेक्ट स्पीड्स, ऑप्शन बी 4 इनडायरेक्ट स्पीड, ऑप्शन सी 4 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीड, ऑप्शन डी 8 इनडायरेक्ट स्पीड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीड। ओके दोस्तों, यानी 4 चक्का जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 के बाद आता है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 पूछा गया है दोस्तों कि ब्राहे स्क्रू थ्रेड के पिच व्यास का मापन खाली स्थान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए स्क्रू पिच गेज के द्वारा, ऑप्शन बी थ्रेड रिंग गेज के द्वारा, ऑप्शन सी थ्रेड स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्राहे थ्रेड की पिच जो ज्ञात करना होगा वो किससे किया जाएगा? तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 आपका क्या दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 63 दिया हुआ है कि 8 mm की पिच वाले सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड की स्थूलता के साथ काटा जाता है, इसके लिए उपयुक्त कटिंग एज की चौड़ाई खाली स्थान है। ऑप्शन ए 4 + 0.3 पावर में, ऑप्शन बी 4 - 0.5 और -0.7, ऑप्शन सी दिया है 4 ± 0.02, ऑप्शन डी दिया है 4 - 0.2। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 - 0.5 - 0.7, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 के बाद प्रश्न नंबर 64 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इनिशियल फॉर द मेटल टू अंडरगो फोर्जिंग ऑपरेशन, यानी धातुओं में फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा यांत्रिक गुणधर्म आवश्यक है? ऑप्शन ए पॉसिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, टेनिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी, यानी सुदृढ़ता। ऑप्शन आपका प्लास्टिसिटी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 65 के बाद 65 दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बाइड टूल के द्वारा वर्कपीस की रफ टर्निंग के दौरान लंबे छल्लेदार चिप्स बन रहे हैं, इस प्रकार के चिप्स से छुटकारा पाने का निम्न में से कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन ए अंतरालों पर पावर फीड रोके जिससे चिप्स टूटते हैं, ऑप्शन बी टूल पर चिप ब्रेकर लगाए, ऑप्शन सी पार्श्व कोण में बदलाव करें, ऑप्शन डी धातु के हुक का उपयोग करें तथा चिप को दूर धकेले। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइड चिप्स ब्रोकर ऑन द टूल, यानी टूल पर चिप ब्रेकर लगाए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर लंबे चिप्स बनते हैं तो उसको तोड़ने के लिए आप टूल पर चिप ब्रेकर लगा के रखेंगे तो लंबा चिप्स नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 दिया हुआ आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रिया अनुक्रम बेहतर परिशुद्धता के साथ साथ सरफेस फिनिश प्रदान करेगा? ऑप्शन ए ड्रिलिंग, रिमिंग, जिग ग्राइंडिंग, ऑप्शन बी ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी ड्रिलिंग, रिमिंग, लैपिंग, ऑप्शन डी ड्रिलिंग, रिमिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग, रिमिंग, जिग ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, जिग ग्राइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों,
प्रश्न नंबर 66 के बाद प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 दिया है दोस्तों आपका कि निम्न में से किस मशीन रीमर का उपयोग रीमर एक्सिस तथा वर्क एसेस के मध्य असंरेखन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लोटिंग ब्लेड रीमर, ऑप्शन बी सेल रीमर, ऑप्शन सी मशीन जिग रीमर, ऑप्शन डी चॉकिंग रीमर। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैटिंग ब्लेड रीमर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 67 के बाद आता है प्रश्न नंबर 68 कि बेलन की लंबाई के समानांतर व्यास में समान रूप से होने वाली वृद्धि या कमी क्या कहलाती है? खाली स्थान क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए दिया है कैम, ऑप्शन बी दिया है कोन, ऑप्शन सी दिया है टेपर, ऑप्शन डी दिया है लो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेपर। अधिक और कम जो होता है, मान लो ये जॉब है आपका, ठीक है, इसमें अगर काम कर रहे हैं तो या अगर कम होगा तो टेपर हो जाएगा और अधिक होगा तो भी टेपर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेपर इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 69 दिया आपके सामने कि वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 60 mm यानी मिलीमीटर है। मुख्य पैमाने के साथ संयोगात्मक वर्नियर डिवीजन 28वें डिवीजन है तथा तब पाठ्यांक खाली स्थान होगा। ऑप्शन ए 0.56 mm, ऑप्शन बी दिया है 60.56 mm, ऑप्शन सी दिया है 60.28 mm, ऑप्शन डी दिया है 120 mm। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60.56 mm, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 दिया आपके सामने है कि थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए यह गोल वर्कपीस के लिए उपयुक्त हो सकता है, ऑप्शन बी एक साथ चलते हैं, ऑप्शन सी जाज को रिवर्स तथा असेंबल किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी दिया है इसे हेक्सागोनल वर्कपीस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहाज को रिवर्स तथा असेंबल किए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 दिया आपके सामने सेंटर ड्रिल का आकार खाली स्थान के आधार पर चयनित किया जाता है, यानी सेंट्रल ड्रिल का जो आकार होता है वो किसके आधार पर चयनित किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है वर्कपीस के व्यास पे, ऑप्शन बी दिया है वर्कपीस की लंबाई पे, ऑप्शन सी दिया है वर्कपीस के मटेरियल पे, ऑप्शन डी दिया है वर्कपीस पर किए जाने वाले ऑपरेशन पे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कपीस के व्यास पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 आपका दिया हुआ है कि HSS यानी हाई स्पीड स्टील टूल्स बीट ऑफ स्पेसिफिकेशन 1/2 × 6 इंच द नंबर 6 इंच रेफर टू खाली स्थान, यानी 1/2 × 6 इंच विवरण वाले हाई स्पीड टूल में बीट में 6 इंच किससे संदर्भ कर रहा है? 6 इंच जो है किसको संदर्भ कर रहा है? तो ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ टूल यानी उपकरण की मोटाई को, ऑप्शन बी विड्थ ऑफ टूल यानी टूल की चौड़ाई को, ऑप्शन सी दिया है लेंथ ऑफ टूल यानी टूल की लंबाई को, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 इंच किसको दर्शा रहा है? तो टूल की लंबाई को दर्शा रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टूल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है आपका कि ए रिमाइंड होल हैज पिचेड और पुअर सरफेस फिनिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केस फॉर दिस डिफेक्ट, यानी अवर्धित छिद्र में सतहों की स्तरहीन फिनिशिंग के धब्बे होते हैं। इस विकृति का निम्न में से क्या कारण होता है या क्या कारण है? तो ऑप्शन ए दिया है बोर किए गए छिद्र में अपर्याप्त रिमिंग अलाउंस होना, ऑप्शन बी दिया है कूलेंट की अपर्याप्त आपूर्ति, ऑप्शन सी दिया है अत्यधिक कटिंग स्पीड, ऑप्शन डी दिया है जॉब के लिए अनुपयुक्त रिमर का चयन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोर किए गए छिद्र में अपर्याप्त रिमिंग अलाउंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों,
करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बोर किए गए छिद्र में अपर्याप्त रिमिंग का अलाउंस होना ही आपका इसका कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 आपका दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कि ड्राइविंग प्लेट्स आर यूज फॉर खाली स्थान, यानी ड्राइविंग प्लेट्स का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केंद्रों के मध्य लेथ डॉग के साथ सॉफ्ट की ड्राइविंग। ऑप्शन बी फिक्सचर तथा वर्कपीस को चढ़ाना। ऑप्शन सी केवल फेसिंग ऑपरेशन। ऑप्शन डी केवल आंतरिक ऑपरेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रों के मध्य लेथ डॉग के साथ सॉफ्ट की ड्राइविंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, और अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 75, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ट्रेड थ्योरी का भी लास्ट क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील आर यूज टू ग्राइंड मटेरियल, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग खाली स्थान के मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तनन सामर्थ्य के लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी दिया है मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ऑप्शन डी दिया है कार्बाइड टिपेड टूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च तनन सामर्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 75 क्वेश्चन देख लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सन 2016 के टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर में ट्रेड टर्नर के। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मेरे द्वारा 1 से लेकर 75 ट्रेड थ्योरी टर्नर ट्रेड का क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करवा दिया गया है। आप लोग इसी हिसाब से अपना तैयारी करें आगे का, और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अभी से अगर आप तैयारी करना चालू कर देते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो में जानकारी दिए गए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और जय हिंद।